एक इंसान के लिए दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक है ये समझना और फुली एक्सेप्ट करना कि एक दिन उसकी इस दुनिया में एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी और वो दिन कब या कहाँ आएगा इस बारे में उसे कुछ नहीं पता। कैसे हम अपनी ज़िंदगी और उसमें मिलने वाली हर चीज़ से प्यार करें जब हमें ये पता है कि ये सब टेम्परेरी है। कैसे हम अपने आप को एक करियर को परस्यू करने के लिए मोटिवेट करें या फिर अपनी एक पहचान बनाने और अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने पर काम करें जब हमारी ये सारी क्वालिटीज ही धुएं की तरह हवा में घुल जाएंगी। अगर एक पहचान बनाने का रास्ता मौत पर जाकर खत्म होता है तो क्या इसका मतलब ये है कि एक बड़ी पिक्चर में हमारी कोई पहचान है ही नहीं? अमेरिकन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट अर्नेस्ट बेकर ने अपनी बुक द डिनायल ऑफ डेथ में बताया है कि उन इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशंस के बारे में सोच पाना जो प्रेजेंट रियलिटी का पार्ट नहीं है, इस एबिलिटी ने इंसानों को धरती पर रहने वाली सबसे एडवांस्ड स्पीशीज बना दिया है। हाउएवर, टाइम की ये समझ जितनी यूजफुल है उतनी ही ये हमारी जिंदगी में मुश्किलें पैदा करती है। सारे जानवरों के बीच सिर्फ हम ही उस मीनिंगलेस खालीपन के बारे में सोच सकते हैं जो हमारे पैदा होने के समय से ही हमारा इंतजार कर रहा होता है। बेकर का बोलना है कि सेल्फ कॉन्शियस होने का मतलब है ये समझ पाना कि हम कीड़े मकोड़ों का खाना है। ये आइडिया अपने आप में ही इतना खौफनाक है कि हम शून्यता से निकले ताकि हम एक नाम ले सकें, अपने आप के और अपनी भावनाओं के बारे में कॉन्शियस हो सकें, जीने की इच्छा जाहिर कर सकें और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। लेकिन इतना सब पाना आखिर में सिर्फ मर जाने के लिए ये एक धोखे जैसा लगता है। अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि मौत हमारी फाइनल डेस्टिनी नहीं है, हम अपनी जिंदगी को मीनिंग देते हैं कुछ ऐसा काम करके जो हमारे मरने के बाद भी जिंदा रह सके। चाहे वो गांधी जी की अहिंसा की फिलॉसफी और उनका साहस हो या माइकल जैक्सन का डांसिंग स्टाइल, आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी या निकोला टेस्ला के बिजली से जुड़े सारे इन्वेंशंस। ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरह से एक इंसान अपनी मौत के बाद भी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है। यानी असल में हम मरने से उतना नहीं डरते जितना हम एक यूजलेस लाइफ जीने से डरते हैं। हम ऐसा फील करना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी भी मायने रखती है, चाहे वो हमारे लिए मायने ना रखे, पर अगर एक बड़ी पिक्चर में हम अपनी एग्जिस्टेंस की कोई निशानी छोड़ सकें तो इससे ज़्यादा मीनिंगफुल और कुछ नहीं हो सकता। ज़्यादातर लोग इस तरह से एक्ट करते हैं जैसे वो या तो बाकी जानवरों के बीच एक भगवान हैं या फिर वो अमर हैं, पर हमारी यही एरोगेंस हमें कॉन्स्टेंटली एक एंशियस स्टेट में रखती है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमें दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता है। साइंस ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को एक्सपोज कर चुकी है और आगे आने वाले कुछ सालों में बचे हुए सच भी बाहर आ जाएंगे। हाउएवर, ये थिंकिंग गलत है क्योंकि असलियत में हमारी इंटेलिजेंस यूनिवर्स के सीक्रेट्स को ढूंढने और दुनिया के हर सच को समझने के लिए नहीं बनी है। इसके बजाय हमारा दिमाग उन सच्चाइयों को ढूंढने के लिए बना है जो बस इस हद तक सच होती हैं कि वो हमें जिंदा रख सके और हमारी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई कर सके। जैसे प्यार की फीलिंग शायद बस एक हार्मोनल रिस्पॉन्स ही क्यों ना हो, लेकिन जब हम प्यार को स्टडी करने के बजाय उसे डायरेक्टली एक्सपीरियंस करते हैं तब हमें ऐसा लगता है जैसे वो फिजिकल रियलिटी के भी पार जाता है। और कहीं ना कहीं हम ये भी मानते हैं कि वो प्यार जो सिर्फ फिजिकल होता है वो काफ़ी शैलो होता है। हम प्यार के पीछे पोइट्री लिखते हैं, मूवीज़ बनाते हैं और अपने चाहने वालों को अपना सब कुछ दे देते हैं। यानी फंडामेंटल लेवल पर हम ये जानना ही नहीं चाहते कि प्यार किस चीज़ का बना है। जो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा मीनिंगफुल है वो है उसे एक्सपीरियंस करना और उसके साथ जीना। यही रीज़न है कि क्यों अपनी डेथ के बारे में सोचना अपनी लाइफ की क्वालिटी बढ़ाने का काफ़ी अच्छा जरिया होता है। अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट अर्विन येलम ने अपनी बुक एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी में बोला है कि ऑलमोस्ट हर महान थिंकर, साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर ने डेथ के बारे में काफ़ी गहराई से सोचा और लिखा है और उनमें से ज़्यादातर इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि डेथ लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम चाहकर भी लाइफ से अलग नहीं कर सकते, और ये भी कि डेथ के बारे में सोचने से लाइफ की क्वालिटी घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। इवन मॉडर्न रिसर्च भी यही बताती है कि जो लोग एंड के बारे में सोचते हैं वो हेल्दी वे में एक्ट करते हैं और उस वजह से एक लंबे समय तक जिंदा रह पाते हैं। जैसे अगर आप एक ट्रेडमिल पर चढ़ते हो इस सोच के साथ कि आप आज पूरे 30 मिनट तक भागोगे, तब जरा सी एक्सरसाइज करने के बाद ही बचे हुए टाइम को देखकर आप काफी डीमोटिवेट हो जाते हो और अपना वर्कआउट टाइम से ही पहले रोक देते हो। पर जब आप 30 मिनट को 5-5 मिनट के चंक्स में डिवाइड कर देते हो तब आप अपने फ्यूचर के डर को एक मैनेजेबल लेवल पर ले आते हो। ये इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है कि आपकी ये एक्टिविटी एंड होने वाली है, तो आपको अपने बचे हुए टाइम को वेस्ट करने के बजाय उसे अच्छे से यूज करना चाहिए। सिमिलरली, जब एग्जाम से पहले आपको लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है या फिर आपको टाइम का कोई अता पता ही नहीं होता, तब आप काफ़ी केयरलेस हो जाते हो
और अपना टाइम वेस्ट करते हो, जबकि जब आपको पता होता है कि आपके एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तब आप अपने बिहेवियर को ठीक करते हो और पढ़ना शुरू कर देते हो। यानी टाइम का एक हेल्दी लेवल का डर हमें प्रेजेंट मोमेंट में उन चीज़ों पर फोकस करने में मदद करता है जो एक्चुअल में मैटर करती हैं। यहाँ तक कि काफ़ी सारे लोग जो एक नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजरते हैं और एक पॉइंट पर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो मरने वाले हैं, पर उसके बाद जब वो किसी वजह से बच जाते हैं तब उनमें एक काफ़ी बड़ी साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है। ये इसलिए क्योंकि हमारी अपनी डेथ का ख्याल हमें लाइफ का एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव देता है, जिससे हम अपने इल्यूजन्स को ओवरकम करके ये एक्सप्लोर कर पाते हैं कि लाइफ के पास हमें ऑफर करने के लिए क्या है और अभी तक हम अपना इतना कीमती समय कहाँ बेकार कर रहे थे। अमेरिकन फिलोसोफर हेनरी डेविड थोरो का बोलना था कि किसी भी चीज़ की कीमत इस बात से जानी जाती है कि उसके बदले में आपको अपनी लाइफ का कितना बड़ा हिस्सा देना पड़ेगा। लिमिटेड टाइम की ये अर्जेंसी हमें ये समझाती है कि अगर हमें अपने इस लिविंग एक्सपीरियंस को अपनी बेस्ट एडवांटेज के लिए यूज करना है तो हमें इसके रूल्स को कोसने के बजाय उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। और जैसा कि स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस का बोलना था कि मैंने तो एक दिन मरना ही है, अगर मेरी मौत अभी आ जाती है तो मैं अभी मर जाऊंगा, और अगर वो बाद में आएगी तो मैं अभी कुछ खा लेता हूँ क्योंकि अभी मेरे खाने का समय है।